हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th का जो आपको डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर मिले हैं, है ना, 2 पेपर्स मिले हैं। तो आज हम प्रैक्टिस पेपर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये पेपर आया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है। टाइम ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट्स की है। पता है आपको कि ये टर्म 1 का लिए प्रैक्टिस पेपर है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहले एक बार पेपर देख लेते हैं, फिर पेपर को समझते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज हम ये पेपर करना। देखिए, यहाँ पर आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में लिखी हुई है क्योंकि ये पेपर दोनों ही मीडियम वालों के लिए है। तो इंग्लिश में भी है क्वेश्चन और हिंदी में भी है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ ये पूरा पेपर शुरू है। टोटल एक बार लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इंस्ट्रक्शंस रीड करेंगे क्योंकि आपके पास सेम ऐसा ही टर्म 1 का पेपर आने वाला है, मतलब कि इसी पैटर्न पे आने वाला है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 40 होंगे क्योंकि 1 मार्क ईच है, नहीं 40 से ज्यादा है, 50 क्वेश्चंस हैं। हाँ, टोटल हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं जो कि 3 सेक्शंस में बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम इंस्ट्रक्शन से देख लेते हैं। तो हम इंग्लिश मीडियम का इसमें करने वाले हैं। तो इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास ये भी। देखो यहाँ लिखा है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिवाइड इनटू 3 सेक्शन ए बी एंड सी। क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन है? टोटल 50 क्वेश्चन है। 3 सेक्शंस में बांट दिए गए हैं, ए बी और सी में। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। एनी 16 आर टू बी अटेम्प्टेड। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? कोई से भी 16 करने हैं। इंटरनल चॉइस नहीं है, सेक्शन वाइज चॉइस दी गई है। आपको सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप कोई से भी 16 अटेम्प्ट करना, लेकिन नंबरिंग ठीक करना। ठीक है, देन सेक्शन बी अगेन 20 क्वेश्चन है इसमें भी आपको 16 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई से भी 16 आप कर सकते हैं। देन सेक्शन सी में कितने हैं? 10 क्वेश्चन है जो कि 2 केस स्टडी पे बेस्ड होंगे। आपको पता है ना कि केस स्टडी आएगी इस बार, तो 2 केस स्टडी पे बेस्ड होंगे, दोनों में 5-5 क्वेश्चन होंगे। एक केस स्टडी में 5, दूसरी में 5। आपको कोई से भी 8 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपकी मर्जी, आप कोई से भी 8 अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो देखो 16 यहाँ अटेम्प्ट किए, 16 यहाँ अटेम्प्ट किए और 8 यहाँ अटेम्प्ट किए, तो टोटल कितने 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और 40 मार्क्स का ही तो पेपर है ये। देखो ये लिखा मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं ईच क्वेश्चन हैज 4 चॉइस, यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको 4 चॉइस दी जाएगी, आपको कोई से भी एक उसमें से एक सिलेक्ट करना है और उसको फिल कर देना है। ठीक है ना, उसके बाद कह रहे हैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर इन केस आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, कई एग्जाम ऐसे होते हैं, लेकिन आपकी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया है तो कोई बात नहीं, उसके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, मिलेंगे नहीं पर कटेंगे भी नहीं। ठीक है ना, तो लिखा यूज ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। कैलकुलेटर आप यूज नहीं करोगे, वो आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस। चलिए, तो आज की क्लास में हम ऐसा करते हैं, अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर लेते हैं। 20 क्वेश्चंस करने तो 16 ही है, लेकिन हम पूरे 20 के 20 समझेंगे। आप एग्जाम में कोई से भी 16 करके आना जब पेपर आपके पास आएगा तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चंस, एनी 16 आर टू बी अटेम्प्टेड। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कह रहा है रिफ्लेक्स एंगल इज। बताओ जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है? मोर देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है, या इक्वल टू 180 होता है। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो क्या होता है? जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है ना। तो मोर देन 180 एंड लेस देन 360 इसका आंसर है। ठीक है ना, इसके साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगी, ये प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी मिली है, जैसा कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ये रही मार्किंग स्कीम। ठीक है, इसमें आपको आंसर्स लिख के दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और हिंट दे दी है, छोटी छोटी हिंट दे दी है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। तो पूरे 50 क्वेश्चंस के आंसर इसमें है। हाँ, पूरे पूरे आंसर्स नहीं है, बस छोटी छोटी हिंट्स दे रखे हैं। क्लियर है, तो देखो हम यहाँ से टैली करते रहेंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर हमारे पास है सी, तो बिल्कुल सी है, हमने भी सी ही लगाया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:1:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड आपको रेशियो में गिवन है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बताओ कि सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। साथ में आपको पेरीमीटर दे दिया गया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड। तो 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 1x प्लस 3x कर सकते हैं, क्योंकि जब भी रेशियो में होती है तो हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो 24 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने x निकाला, तो 24 अपॉन में 6, इसको इससे कट किया 4, x तो 4 आ गया। सबसे बड़ा तो यही है ना 3, तो 3 इंटू में 4 करूंगी तो कितना आ जाएगा 12। तो इसका मतलब मेरा आंसर है यहाँ 12, सी है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, तो ये रहा आपके पास सी आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, बताओ एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये आपके पास, है ना। तो चलो ले लेते हैं ना, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर 2 ले लिया, और एक इरेशनल नंबर ले लेती हूँ, √2 ले लेती हूँ, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, 2 √2 होगा। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इरेशनल है, कभी कोई दूसरा भी आ सकता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा समटाइम रैशनल एंड समटाइम इरेशनल, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्लियर है, चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 10:8 देन द एंगल्स आर, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं, ये तो वो एंगल्स होते हैं ना जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये 10:8 है, इन दो एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा। अब रेशियो में दे रखा है तो x तो मानना ही पड़ेगा, तो 10x + 8x = 90 लिख देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा 18x = 90। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 90 को डिवाइड कर रही हूँ 18 से, तो 5 आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ देखो 10x था, तो इसका मतलब 10 इंटू में 5 हो गया तो 50 हो गया, और 8x था, तो इसका मतलब 8 इंटू में 5 कर देते हैं। x की जगह सिर्फ मैंने x की वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया है, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो 50 और 40 ए इसका आंसर आ गया। क्लियर, चेक करते हैं चलो अपना आंसर, तो इसका आंसर ए ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, बताओ इनमें से कौन सा इरेशनल है। तो जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, मैं ये कह सकती हूँ कि वो इरेशनल है। ये तो रूट से बाहर निकल रहा है 2/3। ठीक है, यहाँ पर ये भी रूट से बाहर निकल रहा है, देखो इसको इससे कट करोगे 4 आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे 2, ये भी निकलना है 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। बचा कौन सा, सी वाला। इसका मतलब √5 जो है वो मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं, तो इसका आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हमने किया था ना, ट्राइंगल वाले चैप्टर में हमने कर रखा है कि 3-4 रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो आप कौन सा नहीं है, SAS तो होता है, ASA भी होता है, SSA नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्रॉस चेक करें एक बारी, तो सी ही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 42, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है ये, जिसमें ट्राइंगल की दो साइड तो आपको दे दी है और पेरीमीटर दे दिया है, पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो आपको तीसरी साइड तो दी ही नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, थर्ड साइड निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, तो 18 + 10 + c कह सकती हूँ, थर्ड साइड को c मान लिया। तो 42 इज इक्वल टू 18 में आप 10 प्लस करोगे तो 28 + c हो जाएगा। ठीक है ना, अभी यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू निकालूं, तो क्या करते हैं हम, 42 में से 28 को माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। चलिए एरिया की बात करें, तो एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर s ब्रैकेट में s - a, s - b और s - c। ठीक है ना, तो s भी तो चाहिएगा, तो s होता क्या है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मुझे 42 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 21 लिख देते हैं, तो 21 - 18, 21 माइनस का 10 और 21 माइनस का 14, ये रूट ऐसी ही है। ठीक है ना, अब 21 में से 18 जाएगा तो 3 बचेगा, 21 में से आपके पास 10 जाएगा तो 11 बचेगा। ठीक है, और 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, 3 7 जा तो 21 ही होता है, और एक 21 पहले भी है, तो इसका मतलब मैं 21 को रूट से बाहर निकाल देती हूँ और अंदर सिर्फ 11 रह जाएगा, तो 21 √11, ये आपका आंसर आ गया है बी वाला। क्लियर, तो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन में, तो इसका आंसर बी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB = AC, एंगल C = P, B = Q, द टू ट्राइंगल्स आर। देखो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, अब आपसे कह रहे हैं बताओ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे। आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेलेस, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट आइसोसेलेस। तो सबसे पहली बात तो दो ट्राइंगल्स को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर AB और C, और इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम P, Q और R। देखो आपसे कह रहा है जो AB है ना वो AC के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इसके अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे, तो एंगल B तो फिर एंगल C के बराबर होगा।
ठीक है ना। लेकिन मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर है और एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। अब देखो, एंगल सी जो है वो पी के भी बराबर है और बी के भी बराबर है ना, और जो बी है वो क्यू के भी बराबर है। तो फिर मैं ये यहाँ पर कह सकती हूँ कि जो एंगल पी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। इनको भी इक्वल कर सकती हूँ। तो इसका मतलब जब ये दो एंगल्स हमारे इक्वल है तो ये दो साइड्स भी मेरी इक्वल हो जाएंगी। अब इसकी भी दो साइड्स इक्वल हो गई, इसकी भी दो साइड्स इक्वल हो गई, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये बन गया मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। बन गया ना। तो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल, अच्छा अभी आंसर में दो जगह है, आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस एंड कॉन्ग्रुएंट। पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो साइड्स थी वो ये इक्वल थी और यहाँ पर जो साइड्स है वो ये इक्वल है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा फिर। तो इसका मतलब है आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है, क्योंकि वो सी जो है वो पी के बराबर है, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल नहीं है ट्राइंगल के, इसलिए आइसोसेलेस तो है क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल है बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये रहा एट का आंसर ए। ठीक है, चलिए नाइन्थ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं द पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म ऑफ 0.35 बार। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो हमने दो तीन स्टेप्स इसके किए थे। सबसे पहली बात, इसको एक्स मान लेते थे 0.3535 बार को। ठीक है, और इसको अपनी इक्वेशन 1 मान लेते थे। अब जितनी भी डिजिट रिपीट होते हैं उससे मल्टीप्लाई होता था, है ना। यहाँ दो डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100x और यहाँ पर आ जाएगा 35.3535। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करते थे, हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना। तो 100x में से हम x को माइनस कर देंगे और 35.355 में से हम क्या करेंगे, 0.355 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 99 और यहाँ पर आ जाएगा 35। ये x ऐसे ही रहेगा। तो x कितना आ जाएगा, 35 अपॉन में 99। देख लो आप ऑप्शन में कहाँ पर है, ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो 35 अपॉन 99 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आंसर भी आ गया। देखें एक बार चेक करें, तो इसका आंसर ए ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप पे, द रेंज ऑफ द डेटा। आपको एक डेटा दे रखा है, इसका रेंज निकालनी है। तो देखो रेंज का फॉर्मूला हमने सीखा था, वो क्या होता था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसका मतलब जो सबसे बड़ी डिजिट है वो ले लो और जो सबसे छोटी डिजिट है वो ले लो। अब देखो जरा, सबसे बड़ी आपको कौन सी दिख रही है, मुझे तो 91 दिख रही है, तो मैंने यहाँ 91 लिख दिया। सबसे छोटी डिजिट 6, सबसे छोटी 6 ही दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 85। तो इसका मतलब रेंज आ गई आपके पास 85। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो 85 आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव एक्स एक्सिस। वो इक्वेशन बताओ, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर है। तो इसका मतलब मुझे सीधा सीधा दे रखा है कि y इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर है। यहाँ पर मान लो यहाँ है 5, यहाँ है कहीं, तो ये मुझे y की तो वैल्यू दे रखी है 5, तो y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन क्या बन जाएगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस 5 को इस साइड पे ले आई, तो ये रही मेरी सी वाली इक्वेशन, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता ना, आप ऐसे कार्टेशियन प्लेन पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाया करो और उसके बाद इसको करो, तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो सी ही है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। x is equal to 3 and y is equal to minus 2 is the solution of this equation, then find the value of k। आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, पर k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कोई बात नहीं, जहां जहां x है वहां पर आप x की वैल्यू रख दो और जहां जहां पर y है वहां y की वैल्यू रख दो, तो k की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आ जाएगा 3k। अब देखो इस माइनस से माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस 6 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और k की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास बी। ठीक है, क्रॉस चेक करें एक बारी, बी ही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बिलो। आपको क्लास मार्क दे रखे हैं 15 20 25। चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है ये आपके पास। आपसे क्या कह रहा है, द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15। बताओ जब क्लास मार्क 15 होगा तो इसकी कौन सी क्लास होगी, मतलब ये कौन सी क्लास में फॉल करेगा। तो आप देखो 15 इन्हीं दो नंबर्स के बीच में तो आ रहा है, 12.5 और 17.5 के बीच में, है ना, और किसी के बीच में तो नहीं आ रहा। इसका मतलब यही इसकी क्लास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, क्रॉस चेक करें तो इसका आंसर ए ही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी बीसी इज इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 देन एंगल ए इज इक्वल टू। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पर एबीसी, पहले बना लेते हैं ट्राइंगल। आपसे क्या कह रहा है, जो ये बीसी है ना ये इस एबी के इक्वल है। अब देखो जब ये दो साइड्स इक्वल है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाले दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपको 80 दे रखा है। आपको पता है कि 80 प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। अब मैंने यहाँ 80 प्लस एंगल ए ऐसी रहने दी और सी की जगह भी एंगल ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल है इसीलिए। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 180। यहाँ आ गया 2 एंगल है और इस 80 को दूसरी साइड पे ले गई, माइनस हुआ तो वो 100 बन गया। तो एंगल ए यहाँ से कितना निकल गया मेरा 50 डिग्री। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया सी। क्लियर? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो फटाफट से साइड में फिगर बनाओ छोटी सी, जो साइड्स गिवन है आपको इक्वल उसको मार्क करो, अपोजिट एंगल्स देखो और फिर सॉल्व करो। ठीक है ना, चलो एक बार आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारे पास सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, if two parallel lines are intersect by a transversal then the interior angle on same side of transversal are। कह रहा है अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करके जाती है तो जो ये अंदर के एंगल्स होते हैं एक ही साइड पे, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों, ये क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा उस टाइम पे 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब इसका आंसर सी है। देखते हैं तो यहाँ पर सी ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है कट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब वाई तो फिर उस टाइम पे 0 होगा। आपको कोऑर्डिनेट ही तो बतानी है, तो वाई की जगह मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 0 रख देती हूँ। एक्स एक्सिस पे तो वो तभी कट करेगा जब वाई की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने वाई की जगह 0 रख दिया। ठीक है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2x इजिकल टू 6, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 और 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, देखें एक बारी, इसका आंसर बी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। It is given that triangle ABC is congruent to triangle FDE and AB is 5, angle B is 40, angle A is 80. Then which of the following is true? देखो आपसे कह रहा है दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको कह रहा है बताओ इनमें से क्या ट्रू है। देखो ए बी आपके पास 5 है, अगर आप मैं यहाँ पर ट्राइंगल के नाम लिख दूँ, ये जब ए बी आपके पास 5 है तो इसका मतलब जो एफ डी है ये भी आपके पास 5 होगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल होती हैं। ठीक है ना, उसी के साथ साथ अगर आप देखो तो एंगल बी आपके पास 40 है, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा 40 डिग्री का, और एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा आपके पास, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब आप एक बार इंफॉर्मेशन देखो यहाँ पर कि आपको एंगल एफ डी या डी एफ 5 ये दे रखा है ये ना, और एंगल एफ जो है वो 60 दे रखा है यहाँ, लेकिन एंगल एफ 80 होना चाहिए, तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो मैच नहीं कर रही है। बाकी ई दे रखी है, अब ई वाला एंगल मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे एंगल सी नहीं पता। एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो एंगल सी तो मैं निकाल सकती हूँ। एक ट्राइंगल के दो एंगल्स मुझे दे रखे हैं 40 और 80, तो 120 हो गए, टोटल सम होता है 180। अब 180 में से 120 माइनस करूंगी तो 60 तो बचेगा, तो एंगल ई आ जाएगा मेरे पास 60। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एंगल ई 60 है, ये रहा, यहाँ भी एंगल ई 60 है, लेकिन डी एफ मेरा 5 होना चाहिए क्योंकि ये रहा मेरा डी एफ 5 है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी वाला, यही आपकी ट्रू है। नेक्स्ट बाकी की तीनों गलत हैं आपकी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं आंसर, तो आंसर हमारा यही है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द क्लास मार्क ऑफ द साइज क्लास, आपको इसका क्लास मार्क मतलब इनकी बीच की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, यही तो फॉर्मूला था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 8 और यहाँ 280 अपॉन में 2 कट करोगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, आपके पास सी है। ठीक है, क्रॉस चेक करें एक बारी, सी है, बिल्कुल सी है। ठीक है ना, चलिए 19 करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन बताने हैं, तो कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सॉल्यूशन है। तो देखो अगर आप x की जगह 0 और y की जगह 2 रखते हो, क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं आ रही है। चलो सेकंड वाला देखते हैं, x की जगह 4 रखा और y की जगह 0 रखा, क्या अब सेटिस्फाइड हो रहा है,
4 इज इक्वल टू 4 बिल्कुल हो रहा है, तो इसका आंसर बी ही है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमें एक सॉल्यूशन मिल चुका है। ठीक है, देख लेते हैं, बी ही है इसका आंसर, बिल्कुल बी है। ठीक है, 20th क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद हमारा सेक्शन ए यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, पूरे 20 के 20 क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, बताओ इनमें से कौन से इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। ये तो देख के ही पता चल रहा है, एंगल 4 और एंगल 5 है, और एंगल 3 और एंगल 6 है। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा दिया हुआ है, एंगल 3 और एंगल 6 दे रखा है आपको, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास ए है। ठीक है, चेक कर लेते हैं फिर भी, तो 20 का आंसर ए है। क्लियर, ये था आपके पास फर्स्ट सेक्शन ए हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेक्शन बी और सी रह गया, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो इन 20 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।